उनसे बातचीत करेंगे। दामोदर, ये है अंतरिम बजट और एक्सपेक्टेशन हाई है। हालांकि परंपरा ऐसी रही नहीं है कि अंतरिम बजट में बड़ी बड़ी घोषणाएं हो, लेकिन क्या इस परंपरा को तोड़ते हुए बड़ी घोषणाएं आज संभव है? पेट्रोल डीजल एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या इस पे घोषणाएं संभव है? क्या औद्योगिक सेक्टर के लिए, उसके विकास के लिए, निवेश के लिए कुछ बड़े ऐलान संभव है? क्या एक्सपेक्टेशन राजस्थान के सभी वर्गों की आज डिप्टी सीएम वित्त मंत्री दिया कुमारी से? देखिए, क्योंकि ये जो अंतरिम बजट है, लेखानुदान बजट है, इसमें कोई बड़ी घोषणाओं की परंपरा नहीं रही है। लेकिन फिर भी आमजन, औद्योगिक क्षेत्र, एजुकेशन क्षेत्र हो या फिर किसान हो, इंडस्ट्रीज हो, ये सभी वर्ग को कहीं ना कहीं अपेक्षा है कि बड़ी घोषणाएं हो सकती है। क्योंकि सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है और स्टेट में भी, तो ऐसे में सभी को एक अपेक्षा है। हमारे साथ विभिन्न वर्ग के लोग, विभिन्न क्षेत्र के वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। चाहे टूरिज्म क्षेत्र की बात हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र की बात हो या फिर अन्य। सबसे पहले हम टूरिज्म क्षेत्र पे जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा हब है जयपुर टूरिज्म के दृष्टि से। सर, टूरिज्म के लिए जैसे प्रधानमंत्री भी अभी आए कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट बढ़े, फ्रांस का टूरिस्ट हुए, फ्रांस के राष्ट्रपति भी आए थे। किस तरीके से देखते हो कि टूरिज्म को और ज़्यादा डेवलप किया जाए, राजस्थान किस तरीके को सुविधाएं बढ़े? देखिए, राजस्थान में पर्यटन की बहुत सारी संभावना है और अभी जो प्रधानमंत्री जी फ्रांस के राष्ट्रपति को लेके आए थे, उससे ग्लोबली एक बहुत बड़ा मैसेज गया है। और फ्रांस का टूरिज़्म वैसे भी थोड़ा कम हो गया था, तो इससे काफ़ी इजाफा होगा, ये डेफिनेट है। और सरकार से जो है हमारी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। राजस्थान एक टूरिज़्म हब है, तो उसके लिए अभी जो अयोध्या में जैसा हुआ है, रामलला का मंदिर का स्थापना जो हुई है मंदिर में, तो उस वजह से वहाँ पे टूरिज़्म भरपूर चल रहा है। उसी तरीके से राजस्थान में हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी साइट्स हैं टूरिज़्म के लिए, जो रिलीजियस साइट्स हैं, उनका डेवलपमेंट और ज़्यादा हो, क्योंकि टूरिस्ट तो वहाँ आ रहे हैं। बट अगर डेवलप हो जाएगी जगह और, तो और बेटर टूरिज़्म आएगा। जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। बट ये सब चीज़ें खर्चे की भी होती हैं, बट जब एक बार सरकार खर्चा करती है तो उसमें कमाई भी होती है। हमने पिछली सरकार में भी और इस सरकार में भी रिक्वेस्ट कर रखी है कि हमारे जैसे किसी भी टूरिज़्म स्थान के लिए होटल्स की बहुत ज़रूरी होती है। और होटल्स के लिए जो है करीब 12 से 14 हज़ार होटलें हैं राजस्थान के अंदर, जो भी नियमित नहीं है। सरकार उनको नियमित कर दे और रिजर्व प्राइस का 10% 15% ले ले, तो सरकार को भी हज़ारों करोड़ की आमदनी हो जाएगी और होटल्स भी सब व्यवस्थित हो जाएंगे, ताकि वो आगे भी अपना काम कर सके आराम से। उसी तरीके से एक्साइज पॉलिसीज़ जो हैं, अब जैसे फ्रांस के राष्ट्रपति आए हैं, तो एक्साइज पॉलिसी उस हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि फ्रांस में तो हर जगह हर चीज़ मिलती है। और यहाँ पे भी जो है, जहाँ पे एयर स्ट्रिप्स नहीं है, या एयर स्ट्रिप्स की तैयारी की जाए, हवाई यात्राओं से जोड़ा जाए। सबसे ज़रूरी काम जो सरकार कर सकती है वो ये है कि जो बजट सरकार पेश करेगी, उसमें हमारा निवेदन रहेगा कि एक बजट का बड़ा हिस्सा जो है वो प्राइवेट एयरलाइंस के लिए रखे, क्योंकि समर मंथ्स में अप्रैल से लेकर मई जुलाई अगस्त तक यहाँ टूरिज़्म कम होता है बहुत। अगर सरकार एयरलाइंस को सब्सिडी दे, एयरलाइंस की आर्थिक मदद करे, तो एयरलाइंस जो है अलग अलग स्टेट से राजस्थान में टूरिस्ट को लेके आ सकती है। उस समय आपके जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर वगैरह सब खाली पड़े रहते हैं। यहाँ टूरिस्ट लाना बहुत ज़रूरी है उन 4-6 महीनों में, तभी जाके जो है व्यवस्था सही बैठेगी, होटल वाले ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कर पाएंगे, आमदनी होगी, तो अच्छा रहेगा पर्यटन के लिए। शिक्षा क्षेत्र की बात करते हैं, क्योंकि शिक्षा होगी तो प्रदेश का डेवलपमेंट भी होगा। सर, क्या कहेंगे आप? इस बजट से कर्मचारियों को बहुत अपेक्षाएं हैं, बहुत आशाएं हैं। विशेष रूप से ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसके बारे में सब जगह संशय बना हुआ है, वो स्पष्ट रूप से सरकार घोषणा करे। इसमें बजट में लेखानुदान मांग है, हालांकि लेखानुदान बजट है ये, लेकिन फिर भी कर्मचारी वर्ग को बहुत अपेक्षाएं हैं इस बात को लेकर के कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम को इसमें स्पष्ट करे कि उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम जो पिछली सरकार ने दी है वो बरकरार रहेगी, एज इट इज़ रहेगी। ये एक सबसे बड़ी कर्मचारियों की अपेक्षा है इस बजट को लेकर के। और दूसरा है मेडिकल जो फंड है, वो अभी पिछले दिनों थोड़ा अव्यवस्थित हो गया है। हॉस्पिटल्स में फंड नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा सुविधाओं का लाभ। तो कर्मचारी वर्ग में आक्रोश व्याप्त है कि जो मेडिकल रिलीफ फंड जो हमारा अंशदान जाता है प्रति माह, बहुत भारी अंशदान जाता है, उसका समुचित लाभ सब समस्त कर्मचारियों को मिले। एक दूसरा कर्मचारी वर्ग ये भी अपेक्षा कर रहा है। एक अभी विकल्प खोला है 7वां वेतन आयोग को लेकर के, वो विकल्प सभी के लिए जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनके लिए भी उसको
खोला जाए, इस प्रकार का है। कर्मचारी वर्ग को बड़ी उम्मीद है, नई भर्तियों को लेकर भी है, ताकि उन पे थोड़ा दबाव कम हो। अभी बड़ा वर्कलोड है कर्मचारियों पे, नई भर्तियां आएगी तो बेहतर होगा प्रशासन भी। इस प्रकार की उम्मीद कर्मचारी जगत को लेकर के बड़ी उम्मीदें हैं इस बजट से। हालांकि अभी अंतरिम बजट लेखानुदान ही है, लेकिन फिर भी बड़ी उम्मीद है। देखिए, बड़ी उम्मीद है हर वर्ग को, यानी कर्मचारी वर्ग को भी। हमारे साथ और भी है, उनसे बात कर ले। सर, आप किस तरीके से अपेक्षित हैं इस लेखानुदान बजट से? देखिए, लेखानुदान बजट मैंने अभी पूर्व में भी कहा कि सारा का सारी जो झलक होगी इसकी, वो आगे लोकसभा जो चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव, उसको देखते हुए होगी। और उसी को देखते हुए सरकार ने जो चुनाव से पहले जो वादे किए थे उनकी क्रियान्विति की ओर बढ़ने वाला बजट होगा। उनमें से कुछ कई चीज़ें ऐसी होगी जिनकी घोषणा ऐसे हो जाएगी जिससे कि लोगों के अंदर एक विश्वास जगेगा कि आगे जाकर के सरकार अपने वादे पूरे करेगी। खास तौर से मेरा ये मानना है कि इसके अंदर युवाओं के लिए भी कुछ होगा, क्योंकि रोज़गार वाली चीज़ बात होगी। मैंने बताया कि हरियाणा का जो पैटर्न है वो कस्टमाइज पैकेज के साथ युवा स्थानीय लोगों को रोज़गार देने वाली बात भी की जा सकती है। दूसरी चीज़ महिलाओं के लिए होगी, उसके लिए लाडली दीदी जो मध्य प्रदेश की योजना, उसको किसी न किसी रूप के अंदर, भले ही दूसरे रूप में हो, वो भी राजस्थान में आ सकती है। इस लेखानुदान के अंदर उसका कुछ झलक दिख सकती है। ओपीएस वाली जो बात कर रहे हो तो ओपीएस के अंदर हो सकता है आंध्र प्रदेश वाली झलक दिखाई दे, जिसके अंदर की जो अंतिम वेतन जो मिला है उसका 50% पेंशन के रूप में मिला। इस तरह की चीज़ भी हो सकती है। और देखिए, किसानों, अच्छा, इस चीज़ों की झलक आपको लगातार दिखेगी। पिछले दिनों जब लेखानुदान, अभी इसका विधानसभा के अंदर जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का जो जवाब दिया मुख्यमंत्री जी ने, उसके अंदर उन्होंने किसानों का एमएसपी के ऊपर, गेहूं के ऊपर जो सब्सिडी बोनस बढ़ाया है, तो इस तरह की कुछ और घोषणाएं भी हो सकती है। पशुपालन को लेकर के एक गाय पालने वालों को कुछ अनुदान हो सकता है, और दूसरी चीज़ें भी हो सकती है। जो इनकी जो ऑलरेडी योजना चल रही है पशुपालन को लेकर के, उसको बढ़ाने की योजना भी हो सकती है। और गुजरात के पैटर्न के अंदर हो सकता है कि जो वॉलंटियर, इसमें जो मेडिकल क्षेत्र के अंदर जो वॉलंटियर स्कीम है, उस तरह की चीज़ भी आ सकती है। और ये तो निश्चित रूप से है कि आरजीएसएस या चिरंजीवी योजना निश्चित रूप से बदले रूप में आएगी, और हो सकता है उसके अंदर आयुष्मान भारत वाला जो है उसकी झलक नए सिरे से देखने को मिले। हो सकता है मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के नाम से वो आ जाए। ये सारी चीज़ें निश्चित रूप से आनी है, क्योंकि चुनाव है, और लोकसभा का चुनाव मतलब बिल्कुल आप ये कहिए कि जैसे मछली की आँख का जो निशाना है वो सरकार का निशाना वही है, और उसी को लेकर के सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेगी। देखिए, कांग्रेस बीजेपी के भी हमारे पास हैं, लेकिन उनसे बात मिलेंगे। इससे पहले हम औद्योगिक की बात करेंगे। सर, औद्योगिक जो विकास की बात करते हैं, क्योंकि अभी राज्यवर्धन जी गुजरात वाइब्रेंट गुजरात वहाँ गए थे, और उन्होंने बयान भी दिया था कि अब राजस्थान का जो गुजरात मॉडल है वो यहाँ पर औद्योगिक विकास गुजरात मॉडल यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, यानी उसी के माध्यम से डेवलप किया जाए। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, बार बार कहा जरूर जाता है, और अभी राज्यवर्धन सिंह जी भी कह रहे हैं, परंतु मैं ये कहता हूँ कि कुछ जगह तो निश्चित करो। जैसे अभी रेलवे कॉरिडोर आ रहा है, उसके पास में इंडस्ट्रियल हब बन जाने चाहिए। तो ज़मीनें तो तय करो। अगर ज़मीनें तय नहीं होंगी और उसकी रूपरेखा तय नहीं होगी तो कहाँ से इन्वेस्टमेंट आएगा? इन्वेस्टमेंट तो तभी आता है जब आपको कहीं ना कहीं कुछ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दे। और दूसरा ये भी है कि आप जो पहले एक बार कहते हो कि हम नई जो इंडस्ट्री है उस नई इंडस्ट्रीज़ को हम दे देंगे, सब्सिडी दे देंगे, पर पुरानी इंडस्ट्रीज जो मर रही हैं, जो करीब मैं यही कहता हूँ 50% के करीब मर रही हैं, उनको तो आप ज़िंदा करो। इसी प्रकार अभी मान लीजिए माननीय जो अभी नया हमारा केंद्र सरकार का जो बजट आया था उसमें कहा गया था कि हम तिलहन की पैदावार को बढ़ाएंगे। तिलहन की पैदावार बढ़ेगी, इंडस्ट्री भी खूब बढ़ेगी, परंतु तिलहन की पैदावार को बढ़ाने के लिए मैं बराबर ये कहता हूँ, हमारे यहाँ जैसे सरसों है, सरसों की अभी मौजूदा स्थिति में 630 इंडस्ट्री काम कर रही हैं, हम इनको 1260 कर सकते हैं। इसी प्रकार जो 60 लाख टन सरसों पैदा करते हैं उसकी बजाय हम 120 लाख टन सरसों पैदा कर सकते हैं, पर बशर्ते कि किसान को सब्सिडी दी जाए, किसान को ज़मीन ठीक करने के लिए पैसा दिया जाए, जब किसान को उन्नत बीज उपलब्ध करवाया जाए। तो ये सब बातें होनी चाहिए। इसी के साथ में अभी हमारे जो
मध्य प्रदेश है, उसने कृषि मंडी सेस भी ख़त्म तो नहीं किया, 1% कर दिया। तो 1% यहाँ भी किया जाना चाहिए। कृषक कल्याण फीस के नाम से जो पैसा लिया जाता है उसको समाप्त किया जाना चाहिए। और जो कृषि है उस कृषि को भी आप एक तरह से टूरिज़्म का रूप दीजिए। जगह जगह आपकी बड़ी ज़मीन के ऊपर फ्लावर्स ऐसे लगाए जाने चाहिए ताकि लोग जाएं देखें। मैंने कई सारे कंट्री में ये देखा है कि टूरिज़्म के नाम पर एग्रीकल्चर को भी शामिल कर रखा है। जैसे हमारे यहाँ सरसों की खेती होती है, बीघाओं में आप देखिए फील पूरा एकदम पीला 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 नज़र आता है, परंतु इसको प्रमोट करने की आवश्यकता है और इसमें जगह डालने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से खेती को भी आगे बढ़ाना चाहिए। टूरिज़्म के लिए तो अभी कहा ही था, इसमें मैं भी बराबर कहता आया हूँ कि भाई आप अब यहाँ रिलीजियस टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हमारे यहाँ खाटू श्याम जी का मंदिर है, हमारे यहाँ श्रीनाथ जी का मंदिर है, हमारे यहाँ गोविंद देव जी का मंदिर है, हमारे यहाँ गढ़ गणेश मंदिर है। कई सारे ऐसे मंदिर हैं जिनके कॉरिडोर वो जो बनाए जाते हैं, बड़े बड़े बना देते हैं, जहाँ सब जगह बनारस में और अयोध्या में डेवलप हुआ है, हमारे यहाँ भी ये डेवलप किया जाना चाहिए। इस तरह से पूरे की पूरी इंडस्ट्री, और इसको आप इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा अगर आप बड़ी इंडस्ट्री लेके आएंगे तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। आज अगर पूरे राजस्थान की बात करें एमएसएमई में, तो हमने 1 करोड़ के करीब लोगों को रोज़गार दे रखा है, और परंतु फिर भी एमएसएमई को अभी जितना बढ़ावा मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाया है। सब्सिडी जिस तरह से मिलनी चाहिए, इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए जो अनुदान मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो वो अगर मिलेगा तो इंडस्ट्री डेवलप होगी, व्यापार डेवलप होगा और उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट डेवलप होगा। सर, इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो बिजली कम दामों पे यानी कम रेट पे मिलनी चाहिए, और जो ज़मीन है वो भी रेट जो कम है वो होनी चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं वो नहीं हो पा रहा क्या? निश्चित रूप से अगर आप इंडस्ट्री के सारे जो हैं लाभ और हानि अगर देखेंगे, इंडस्ट्री को अगर चलाना चाहेंगे तो इंडस्ट्री तभी चल पाएगी जब उसके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के और उसके जो साथ में काम आने वाले, जैसे बिजली है, बराबर हम कहते हैं कि भाई बिजली आप कम से कम जो पड़ोसी राज्य हैं उसके अनुसार आप बिजली कर दीजिए, उसकी रेटें कर दीजिए ताकि हमको सपोर्ट मिले। और जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा तो प्रोडक्शन पे अगर कॉस्ट बढ़ती जाएगी तो हम कंपटीशन में ठहर नहीं पाएंगे। दूसरे प्रांतों से हम कंपटीशन में कैसे ठहरेंगे? हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का हब है, ये जो बगरू प्रिंट है और सांगानेर प्रिंट है, ये बहुत बड़ा निर्यात किया जाता है, परंतु अभी भी इसमें जो सपोर्ट राज्य सरकार का मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। देखिए, टैक्स की बात करते हैं। अब हमारे साथ सीए हैं, अर्थशास्त्री भी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, पेट्रोल डीजल की बात होती है टैक्स कम करने की, और या अन्य प्रोडक्ट की बात करें तो किस तरीके से देखते हो, क्योंकि प्रदेश का डेवलपमेंट भी ज़रूरी होता है? जी, देखिए दामोदर, सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि हर स्टेट की अपनी एक जोग्राफिकल लिमिटेशंस होती है। राजस्थान की अपनी एक जोग्राफिकल लिमिटेशन है, तो हर स्टेट को अपने खुद के रेवेन्यू सोर्स डेवलप करने पड़ते हैं। आज हम बात करें कि जो महाराष्ट्र है, गुजरात में रेवेन्यू सोर्स है, सेम वो रेवेन्यू सोर्स राजस्थान में आ जाए तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर स्टेट की अपनी जोग्राफिकल लोकेशन मैंने आपको बताया। अगर हम लोग बात करते हैं कि स्टेट के रेवेन्यू सोर्सेज क्या होते हैं, तो जीएसटी जब से लागू हो गया उसके बाद स्टेट्स के रेवेन्यू सोर्सेज बहुत लिमिटेड हो गए। हम या तो एक्साइज, जो लिकर पे एक्साइज लगती है उससे सरकार अच्छा रेवेन्यू कमाती है, या अभी भी पेट्रोल और डीजल पे जो वैट चल रहा है सरकार उससे अच्छा रेवेन्यू कमा रही है। दोनों बड़े रेवेन्यू सोर्स है सरकार के। एक्सपेक्टेशन बजट में है कि डीजल और पेट्रोल पे वैट सरकार कम कर दे, कहीं ना कहीं आम जनता को राहत मिले, बढ़ी हुई प्राइसेस से होना चाहिए। लेकिन साथ ही ये कि सरकार अपना खर्चा कैसे चलाएगी, क्या सरकार कुछ नए रेवेन्यू सोर्स डेवलप करेगी? तो मेरा मानना ये है कि अब समय आ गया है राजस्थान सरकार को नॉन कन्वेंशनल रेवेन्यू सोर्सेज डेवलप करने चाहिए। हम काफ़ी समय से देखते हुए आ रहे हैं कि लोग बोलते हैं कि राज्य सरकार की लिमिटेशंस हैं, कैसे रेवेन्यू सोर्स डेवलप करेगी। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, नॉन कन्वेंशनल रेवेन्यू सोर्स जैसे मेडिकल टूरिज्म। राजस्थान में अपार संभावना है मेडिकल टूरिज्म की, क्योंकि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर राजस्थान में इतना अच्छा बना हुआ है और काम चल रहा है ऑलरेडी। हम लोग बाहर की कंट्रीज़ से, जिन कंट्रीज़ में मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं है, वहाँ से मेडिकल टूरिज्म लेकर राजस्थान में आ सकते हैं। तो एक बड़ा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ इनकम रेवेन्यू सरकार का होगा। ऐसे बहुत सारे सोर्स तलाशने पड़ेंगे, पर प्राथमिकता इस बजट के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि ये बजट नहीं है, ये एक लेखानुदान है। फ़र्क जो होता है बजट और लेखानुदान में,
बजट में आपका रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों का प्रावधान करती है सरकार, और लेखानुदान में केवल आपको अपने खर्चों का, चाहे वो रेवेन्यू खर्चे हों चाहे कैपिटल एक्सपेंस का प्रावधान करना पड़ता है। तो मुझे पर्टिकुलर ऐसा लगता है कि इस लेखानुदान में बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन हमको रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि केवल लेखानुदान है। केवल और केवल जो खर्चे, राज्य सरकार को अपना खर्चा चलाना है अगले 1 साल का, उसमें क्या सरकार नया इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना चाहती है, क्या सरकार एसएसजी ग्रुप को स्ट्रॉन्ग करना चाहती है, वुमेन्स ग्रुप को स्ट्रॉन्ग करना चाहती है, ठीक है, क्या मतलब सरकार युवाओं को एक नया तरीके से रोजगार देना दामोदर देखा चाहती जाए है। जितनी आपने साथ ही बातचीत सरकार की है, कोशिश रहेगी कि युवाओं एक बात को बहुत रोजगार के साथ मेरे को लाउड एंड क्लियर आत्मनिर्भर समझ बनाया आई है कि भाई इसमें ज्यादा कुछ बड़ी घोषणाएं नजर नहीं आ सकती, हाँ, लेकिन विजन जो होता है किसी भी सरकार का बजट से पहले, अंतरिम बजट से पहले, वो विजन जरूर जो है वो जनता के सामने आएगा। उसके बाद में बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी कि सरकार यहां से किस दिशा में आगे जाएगी, किन चीजों पर उनका फोकस रहेगा। बातचीत जारी रखिएगा दामोदर, तमाम पैनल हमारे साथ मौजूद है, तमाम बुद्धिजीवियों के साथ इस अंतरिम बजट पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाइए, बड़ी कवरेज लगातार जी राजस्थान पर जारी।